हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कौर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्प योरसेल्फ में। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हमने लेट चाइल्डहुड स्टेज से शुरू किया था और उसके बाद हमने एडोलसेंस पे ख़त्म किया था। इसमें हमने 4 स्टेज पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ी थी प्रीनेटल, उसके बाद हमने पढ़ा था इन्फेंसी स्टेज और उसके बाद हमने चाइल्डहुड 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड और मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। उसके बाद हमने पढ़ा था एडोलसेंस। तो आज हम चाइल्डहुड का यानी कि चाइल्डहुड की हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। तो डेवलपमेंट में हम ये लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यह है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमारा आज का टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो देखते हैं कि डेवलपमेंट पर इसका कैसे असर होता है या फिर क्या क्या इनका रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर। इससे पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी, पहले हम देखते हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या है, कैसे यह इफेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट को। हेरिडिटी से हमें वह विशेषताएं मिलती हैं, हेरिडिटी से जैसे हमारे फेस कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे आई का कलर कैसा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। हमारे आई का कलर क्या होगा, हाइट कितनी होगी और फेस कैसा होगा हमारा, यहाँ तक कि हमारा कलर, स्किन कलर, यहाँ तक कि हमारा स्किन कलर भी हमें हेरिडिटी पर, मतलब हेरिडिटी से जुड़ा होता है, हेरिडिटी से ही। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये होता है जीन्स के थ्रू। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ लिखी हैं, ये जीन्स के थ्रू डिसाइड होती हैं। और ये जीन्स हमें किन से मिलते हैं, ये जीन्स हमारे आते हैं हमारे पेरेंट्स से, या हम कह सकते हैं एंसेस्टर से। ये कौन होते हैं, ये हमारे माता पिता, पेरेंट्स में हो जाएंगे हमारे माता पिता, और एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज, यानी कि जो हमारी पीढ़ी में पहले रह चुके हैं, हमारे पेरेंट्स से पहले के दादा दादी या फिर उनसे पहले वाले उनके पेरेंट्स, जो हमारे पूर्वज, यानी कि काफी लंबे समय से हमारी जो पीढ़ी चलती आ रही है, उन्हें हम एंसेस्टर कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं। तो हेरिडिटी में हमें जीन्स के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं, ये जो विशेषताएं हमारी मिलती हैं पर्सनैलिटी में, वो हमें सिर्फ माता पिता से ही नहीं मिलती, बल्कि उनके माता पिता या फिर माता के पक्ष से कोई भी पिछली पीढ़ी से, या फिर पिता की पिछली पीढ़ी से कोई भी किसी के भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। क्योंकि कई बार आपने भी सुना होगा, कई बार बात करते हुए, कि यह बच्चा तो बिल्कुल दादा पे गया है, या फिर यह लड़की तो अपनी मौसी पर गई है, इसकी मौसी से शक्ल मिलती है। तो वो कैसे हम कह देते हैं, वो हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि हो सकता है थोड़े कुछ जीन्स उसकी माता की तरफ से ज्यादा जीन्स हो गए हों, इसलिए लड़के की शक्ल मिल रही है उसकी मासी से, और उन्होंने कहा कि बच्चे की शक्ल मिल रही है उसके दादाजी से, यानी कि उसके पिता से पहले वाली पीढ़ी में वहां से उसके जीन आए हैं। तो यह डिसाइड नहीं होता कि बच्चे में जो जीन्स आ रहे हैं वो कौन सी पीढ़ी के होंगे, यह बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं होता। तो यह होता है जीन्स के थ्रू हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं और इसको हम हेरिडिटी कहते हैं, जिनसे हमारी हेरिडिटी से हमारी कुछ विशेषताएं निर्धारित हो जाती हैं, जैसे हमारे आंखों का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी, या फिर हमारे फेस कैसा होगा दिखने में, वो थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मिली जुली शक्ल हो दोनों की, माँ बाप की। और स्किन का कलर, यानी कि हम कैसे होंगे, हमारा कलर फेयर होगा, डार्क होगा, कैसा होगा, वो भी यहाँ से ही निर्धारित हो जाता है। तो ये कैसे जीन्स बनते हैं, देखिए ये बनता है, ये मेल और यहाँ पर हम फीमेल, यानी कि ये है हमारी मादा, ये हमारा पुरुष और ये है मादा। तो जब पुरुष का स्पर्म मादा के ओवम्स में, यानी कि यहाँ पे एग होता है, एग में मिलता है, जब यह स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पर एक जो केमिकल बनता है उसको कहते हैं जाइगोट, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त कोश। और फिर इससे बनता है क्रोमोसोम,
इससे बनता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जिसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। और यह है गुणसूत्र, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कितने क्रोमोसोम का पेयर होता है। अगर क्रोमोसोम का पेयर पूछे तो ये पेयर होता है 23 का पेयर। और अगर ये पूछ ले कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए टोटल पेयर होते हैं, पेयर तो होंगे 23 और टोटल इनकी संख्या हो गई 46, क्योंकि यहाँ पर 23 का पेयर बोला है तो 23 का डबल कितना हो गया 46, यानी कि 46। और क्रोमोसोम से हमारे बनते हैं जीन, हमारे जीन्स बनते हैं जिनको हिंदी में बोल जाता है पितरेख, यानी कि जो हमारे पूर्वजों से या फिर हम जो पेरेंट्स से मिलने वाली है वो जीन्स, जीन ही निर्धारित करता है। तो यहाँ पर मेल के 23 पेयर और फीमेल के भी 23 पेयर होते हैं। और जो फीमेल के क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के होते हैं ये दोनों एक्स और ये मेल के होते हैं एक्स और वाई। अगर मेल की तरफ से इन दोनों से मिलकर अगर दोनों मेल की तरफ से एक्स आया है और मादा का तो देखिए दोनों ही एक्स होते हैं तो वहां से तो एक्स ही आएगा। अगर ये दोनों एक्स हुए तो यहाँ पर लड़की का जन्म होता है, तो यहाँ पर लड़की का जन्म होता है। अगर यहाँ पर मेल की तरफ से वाई आता है और ये एक्स होता है एक, तो यह लड़का होता है, यानी कि लड़के का जन्म होता है। तो आपने कई बार सुना होगा, जो बिल्कुल जिन्हें थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं होती साइंस की, तो वो कहता है कि लड़की का होना या लड़के का होना सिर्फ किस पे डिपेंड होता है, मदर के ऊपर। लेकिन नहीं, ना तो ये मदर के ऊपर डिपेंड होता है, ना ही ये फादर के ऊपर डिपेंड होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये हम नहीं डिसाइड कर सकते कि लड़का होगा या लड़की होती है। वो सिर्फ जीन्स का खेल है कि अगर एक्स एक्स हुए तो लड़की और एक्स वाई हुए तो लड़का। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर पूछ लिया जाए बाय चांस कि फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है मेंडल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के दाने पर। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनका एक्सपेरिमेंट किस पर किया था इन्होंने, तो मटर के दाने पर, मटर के दाने पर। तो यह था हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी के अगर हम एक दो और कैरेक्टरिस्टिक लेके चले, तो जैसे कि ये हेरिडिटी क्या होती है, थोड़ा हम तो और देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी लगभग प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है। कैसे? थोड़ा और मतलब हिंदी में कहेंगे इसको, भविष्यवाणी इसकी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? जैसे कि मैंने कहा कि ये जीन्स पर ही निर्धारित होता है सब कुछ, तो हम यह लगा सकते हैं, अंदाजा या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चे का कलर कैसा होगा और उसकी आंखें का रंग कैसा होगा, उसका फेस कैसा होगा, उसकी हाइट लगभग कितनी जाएगी, ये सब हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हेरिडिटी को प्रिडिक्टेबल कहा जा सकता है, हेरिडिटी को प्रिडिक्टेबल कहा जा सकता है। इसे आगे हम पढ़ते हैं कि हेरिडिटी एक, यहाँ पर लिख लेते हैं हम हेरिडिटी के बारे में अलग से। और हेरिडिटी में एक ये भी होता है कि हेरिडिटी एक बिल्कुल फिक्स्ड होती है। हेरिडिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक आती हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जीन्स को हम ज़्यादा या कम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ये फिक्स्ड होंगे और इनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी परिवर्तन हम इनमें नहीं ला सकते हेरिडिटी में। और हेरिडिटी डेवलपमेंट को, यानी कि ह्यूमन के डेवलपमेंट का एक ढांचा हमें दे देती है, यानी कि एक बेस प्रोवाइड करवाती है। तो यहां पर लिख लेते हैं प्रोवाइड द बेस, प्रोवाइड द बेस फॉर
द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमन के डेवलपमेंट को एक बेस प्रदान करती है। कौन करती है? हेरिडिटी। क्योंकि जन्म से ही बच्चे के देखिए आंख, नाक, कान वो पहले से बन के आते हैं, तो इसलिए एक हमें ढांचा मिल गया है डेवलपमेंट का। और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़े थे इसके साथ में एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। एनवायरनमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जैसे देखिए हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में इसको कहेंगे वातावरण या पर्यावरण। तो पर्यावरण को देखिए, पर्यावरण हिंदी का अक्षर है और हिंदी में यह दो अक्षरों से मिलकर बनता है, प्रिय प्लस आवरण। प्रिय प्लस आवरण। और इसका हिंदी में हो गया यानी कि प्रिय प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है उसको कहते हैं वातावरण, उसको कहते हैं पर्यावरण। तो अगर इसको हिंदी में लिखें तो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग, यानी कि जो भी हमारे चारों ओर है वो सब क्या है? पर्यावरण है। और पर्यावरण में क्या होता है, जैसे कि हमारे इंटरनल जो सब कुछ हमारा पहले से तैयार होके आया है, लेकिन पर्यावरण हमारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हुई हैं उनको एक आकार देने का काम करता है। एक आकार देने का काम करता है, हमारी विशेषताओं का आकार देने का काम करता है। कैसे करता है वो हम आगे बताएंगे, कैसे और करता है हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो अगर हम इन दोनों का लेके चले, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी परसेंटेज, मतलब हेरिडिटी की कितनी परसेंटेज है डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट की कितनी परसेंटेज है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट में परसेंटेज किसकी? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। तो कई बोलेंगे कि दोनों 50-50 इक्वल, मतलब 50-50 इनका होता है कंट्रीब्यूशन। कोई कहेगा 60-40, कोई कहेगा 40-60 और कोई 20-80 कह देगा। तो ये लगभग हमें परसेंटेज देखने को मिल जाती है या सुनने को मिल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी फिक्स परसेंटेज नहीं होती डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में स्टेज पढ़े थे, पिछली 2 वीडियो से हम चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज पढ़ रहे हैं, तो किसी में तो एनवायरनमेंट का ज़्यादा परसेंटेज, एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल होगा और किसी में हेरिडिटी का ज़्यादा रोल होगा। जैसे पहली हमारी जो स्टेज आई थी प्रीनेटल, उसमें किसका ज़्यादा रोल होगा? हेरिडिटी का, क्योंकि वहाँ जिन से ही बच्चा तैयार हो रहा है। और एनवायरनमेंट का भी वहाँ पे है, लेकिन एनवायरनमेंट का यहाँ पे थोड़ा कम रोल होगा। जितना हेरिडिटी का होगा उतना प्रीनेटल स्टेज में एनवायरनमेंट का नहीं होगा। दूसरी स्टेज में इन्फेंसी, यानी कि बच्चा अब बाहर आ गया है, दुनिया में आ गया है, तो उसका एनवायरनमेंट पे असर बहुत पड़ने लग जाता है। तो अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उस पर एनवायरनमेंट का असर पड़ना बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, यानी कि अब वो बच्चे का एनवायरनमेंट का असर ज़्यादा हो रहा है। तो हो सकता है किसी स्टेज में एनवायरनमेंट का ज़्यादा परसेंटेज हो, किसी में उसका हेरिडिटी का ज़्यादा रोल हो। तो यह परसेंटेज बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी का कैसा संबंध है। ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का प्लस का संबंध है या माइनस का है रोल है इनका, या फिर इनका मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है। ये क्वेश्चन पहले टेट एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस जरूर है, क्योंकि इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन आया था कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, क्या ये एक दोनों के मतलब जोड़ में काम होता है इनका, या फिर इनका घटाव में काम होता है, या फिर मल्टीप्लायर है, ये डिवाइड में। इनमें मतलब ये इक्वेशन इस तरह से बना के दे रखा था इन्होंने मैथ की तरह कि इनका कैसा रोल है, कैसा प्रोडक्ट है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये
कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इंटरेक्ट करते हैं तब डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा कि दोनों मल्टीप्लायर हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन है डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। गुणात्मक संबंध है इनका, हिंदी में कहें तो गुणात्मक संबंध है इनका। तो ये था हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट में रोल। एक दो और चीज देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया थी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंपॉर्टेंट दोनों है, एक तो हमें बेस प्रोवाइड करवा रहा है, दूसरा हमें आकार दे रहा है। अगर हम इसको एक लाइन में लिखें तो क्या होगा, तो इसको एक लाइन में याद रखेंगे दोनों को, जिससे हमें याद रहेगा कि दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट में, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। हमें सभी विशेषताएं हेरिडिटी से मिलती हैं या मिलती हैं, और उन्हें आकार देने का कार्य एनवायरनमेंट करता है। देखिए हमारी हेरिडिटी में मतलब जीन्स हमारे पेरेंट्स के आगे, मान लीजिए कि पेरेंट्स में काफी क्रिएटिविटी है और बच्चे में उनके जीन्स आ गए, तो हमारी हेरिडिटी में तो क्रिएटिविटी है ही, आ ही गई जीन्स के थ्रू। लेकिन अगर उससे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो क्या वो हेरिडिटी अच्छे से डेवलप हो पाएगी, विकसित हो पाएगी? नहीं। तो अगर उस बच्चे को जिसमें हेरिडिटी के थोड़े बहुत जीन्स हैं उसको प्रॉपर एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, और भी निखर कर आगे आएगी। तो यानी कि उस कैरेक्टरिस्टिक को, जो क्रिएटिविटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, उसको और भी अच्छा आकार प्रदान किसने किया? एनवायरनमेंट ने। तो ये लाइन इस तरह से थी। तो इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका ज्यादा रोल होता है, तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि हमें सभी विशेषताएं हेरिडिटी से मिलती हैं और उन्हें आकार देने का कार्य कौन करता है? एनवायरनमेंट। तो ये थी हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रिलेशन के बारे में। एक क्वेश्चन इनके आ जाता है हेरिडिटी के प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि वो भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। तो हम देखेंगे अब प्रिंसिपल, हेरिडिटी के प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, ये प्रिंसिपल क्या बताता है और ये प्रिंसिपल कैसे बने थे? ये प्रिंसिपल बने थे जैसा कि मैंने बताया था पहले अभी कि फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है मेंडल को, जिन्होंने मटर के दाने के ऊपर अपना प्रयोग किया था। तो उन्होंने पाया था उन्होंने एक प्रजाति के ऊपर किया था, वो अभी मुझे नहीं ध्यान है किस पे किया था, लेकिन मटर के दाने पे किया था। तो ये प्रिंसिपल वहीं से निकले हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि बच्चा जो होगा, बच्चा सेम होगा किनसे? पेरेंट से। यानी कि जैसे पेरेंट वैसा बच्चा, सेम इनमें कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मतलब बिल्कुल सेम होगा बच्चा, दिखने में, इंटेलिजेंस में, हर तरह से सेम होता है बच्चा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जैसा बच्चा होगा वैसे पेरेंट, और जैसा पेरेंट्स होंगे वैसे बच्चा होगा। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, इसको सिमिलरिटी को हिंदी में कहेंगे समानता, यानी कि समानता का सिद्धांत, और वेरिएशन का होगा भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा अलग होता है अपनी पेरेंट से, मतलब थोड़ा ही होगा। देखिए वेरिएशन कहा है, बिल्कुल उल्टा नहीं कहा है कि बिल्कुल ही अलग होगा, नहीं, इसमें कहा है थोड़ा सा बच्चा। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं वेरिएशन में और रिग्रेशन में।
तो बच्चा थोड़ा सा अलग होता है अपने पेरेंट्स से। कैसे अलग होगा? तो मान लीजिए अगर बच्चे के माँ बाप फेयर कलर के हैं, यानी कि बहुत ही गोरे चिट्टे हैं, तो बच्चा हो जाएगा थोड़ा सांवला कलर का, यानी कि मीडियम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसका। तो ये होता है वेरिएशन, यानी कि थोड़ा सा अलग हटके। तीसरा हमारा जो प्रिंसिपल है इसमें, यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा ही प्रिंसिपल है तो यहीं पे कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया था, रिग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिगमन, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा, यानी कि उल्टा। जैसे हमने पहले पढ़ा था समानता का, तो यह है प्रतिगमन, यानी कि उल्टा। ये क्या कहता है प्रिंसिपल? ये कहता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे बच्चा उनसे बिल्कुल विपरीत होगा। जैसे पेरेंट यानी कि जैसे माँ बाप होंगे बच्चा उनसे बिल्कुल विपरीत होगा, मतलब वो सब कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं पाई जाएंगे, बच्चा बिल्कुल विपरीत होगा, सेम नहीं होगा। तो ये थे हमारे हेरिडिटी के प्रिंसिपल। 3 ही प्रिंसिपल है और तीनों पे क्वेश्चन आ जाता है, किसी न किसी एक के ऊपर मोस्टली आता है, सिमिलरिटी और रिग्रेशन के ऊपर। वेरिएशन के ऊपर अभी तक बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन नहीं आता। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो कहेंगे कि बच्चे में भी वही सेम क्वालिटी है जैसे कि पेरेंट्स में है, तो यह हेरिडिटी के कौन से प्रिंसिपल को साबित करता है या प्रूव करता है? तो आंसर होगा सिमिलैरिटी। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि बच्चे में अपने माँ बाप से बिल्कुल ही विपरीत क्वालिटी है, बिल्कुल ही विपरीत है वो अपने माँ बाप से, तो वह हेरिडिटी के कौन से प्रिंसिपल पर निर्धारित है, कौन से प्रिंसिपल को दिखा रहा है या शो कर रहा है या फिर साबित कर रहा है? तो आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। तो इस तरह से हमारा आ जाते हैं इन पे हेरिडिटी पे क्वेश्चन। कैसे कैसे क्वेश्चन बताए? एक तो मैंने बताया था ये कि इनका संबंध कैसा है मल्टीप्लिकेशन का, और ये भी शायद आ सके तो हो सकता है, ये भी आ सकता है परसेंटेज का, या फिर कई बार पूछ भी लेते हैं, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो इससे हमारे 3-4 क्वेश्चन निकल आए हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि उन तक की भी वीडियो पहुंच सके जिनको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, सच में इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है पढ़ने की। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।